उमर खालिद, कन्हैया कुमार और ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया था कि ये लोग देशद्रोही हैं, इन्होंने नारे लगाए थे भारत को तोड़ने के, भारत को काटने के। 2016 से अब 2024 आ गया, 8 साल बीत गए हैं। कब उन लोगों का दोष साबित करेंगे? और आपको तो इतना यकीन है तो आप उनका दोष साबित करिए और उनको जेल भेजिए। मकसद कुछ और बन गया है। जो न्याय की, नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया है, उसके विपरीत लोगों को इतना त्रस्त, इतना तकलीफ दे दें कि वो फिर शायद अपनी आवाज उठाने से या फिर बोलने से पहले 10 बार सोचें। उनके लिए 10 एग्जाम्पल तैयार कर दिए जाएं कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हाल उमर खालिद जैसा या फिर शर्जील इमाम जैसा और इन तमाम लोगों जैसा होगा जो सालों से जेल में बंद हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी बहुत मुखर रूप से जो बातें कहती है उसका विरोध कांग्रेस मुखर रूप से नहीं कर पाती है। जिस तरीके से इस केस का कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है या किया जाता है, उससे एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। यही पब्लिक परसेप्शन 2016 में भी उमर खालिद, कन्हैया कुमार और ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया था कि ये लोग देशद्रोही हैं, इन्होंने नारे लगाए थे भारत को तोड़ने के, भारत को काटने के। आज तक उस केस में मेरे हिसाब से 2016 से अब 2024 आ गया, 8 साल बीत गए हैं। तो आप कब उन लोगों का दोष साबित करेंगे? और आपको तो इतना यकीन है तो आप उनका दोष साबित करिए और उनको जेल भेजिए। चाहे वो केस हो या फिर ये केस हो। आपको दिखता है कि मकसद शायद दोष साबित करने से थोड़ा अलग है। मकसद कुछ और बन गया है। मकसद ये बन गया है कि जो प्रक्रिया, जो आपकी स्थापित प्रक्रिया है, जो न्याय की, नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया है, उसको, उसके विपरीत, उसके उलट आप लोगों को इतना त्रस्त, इतना तकलीफ दे दें कि वो फिर शायद अपनी आवाज़ उठाने से या फिर बोलने से पहले 10 बार सोचें। उनके लिए 10 एग्जाम्पल तैयार कर दिए जाएं कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हाल इस व्यक्ति जैसा होगा, उमर खालिद जैसा या फिर शर्जील इमाम जैसा और इन तमाम लोगों जैसा होगा जो सालों से जेल में बंद हैं। पर जैसे अभी आपने नाम भी लिए, कई वो चेहरे जिन्होंने शाहीन बाग में गोली चलाई, उमर खालिद के ऊपर भी गोली चलाई, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इधर दूसरी साइड से उन लोगों को ज़मानत नहीं मिलती। देखिए, बार बार हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है कि जेल इज़ द एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। मतलब जेल अपवाद है, आपको बेल देना ही देना है। तो फिर इस वजह से इन लोगों को बार बार बेल शायद मिल जाती है क्योंकि जेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो लोग ही शायद एक्सेप्शन है। अब जब आप एक पूरे उन लोगों को ही एक एक्सेप्शन की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि आपको दिखता है कि एक ऐसा कानून जिसमें बेल मिलना लगभग बहुत मुश्किल है और कुछ केसेस में लगभग नामुमकिन सी दिखाई देती है, उस केस में अगर आप उन्हें चार्ज करते हैं और आप खींचे जाते हैं उस प्रक्रिया को, तो आपको साफ दिखाई देता है कि मारने और काटने वाले लोगों पर उन धाराओं का और उसकी बात करने वाले लोगों पर उन धाराओं का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। तो फिर उनको जेल कैसे होगी या उनको तो हमेशा बेल मिलेगी। जबकि मेरा ये मानना नहीं है कि इस तरीके के कानून का उपयोग किसी भी व्यक्ति पर होना चाहिए। हमारे देश में कानून है, कई सारे कानून हैं जिनके तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है और अगर एक स्पीडी ट्रायल किया जाए तो उनको आराम से सज़ा दी जा सकती है। पर ऐसे मामलों में एक जेन्युइन सा सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ इन जो विक्टिम हैं, जो आरोपी हैं, वो तो हैं ही जेलों में, इनके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नाम तक नहीं लेता कि कौन उमर खालिद है। और वैसे ही हालात जो है वो उन घटनाओं पर भी आते हैं जब बुलडोज़र की घटनाएं सामने आती हैं, जब मस्जिद को तोड़ने एक भीड़ निकल जाती है, तो उनके खिलाफ भी आप देखें कि जो विपक्षी दल हैं वो भी खामोश नज़र आते हैं। देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है वो बहुत कन्वीनियंट राजनीति इस वक्त है। 242 बीजेपी अभी 240 के नीचे आ गई है। तो इस स्थिति में ये हमेशा कहा गया कि इस वक्त जब बीजेपी का जोर उरूज पर था, तब कहा गया कि इस वक्त अगर उन्हें उनके खिलाफ वो जो राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक एक तरीके की असहिष्णुता बढ़ रही है, इस राजनीति को का अगर खुलकर मुखर तौर पर विरोध किया जाएगा तो इससे उनको फ़ायदा होगा। इस वक्त भी वही बात कही जा रही है। तो जब तक एक वर्ग, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, ये बात मानता रहेगा कि उसका काम चुनावों में हिस्सा लेने का सिर्फ उसका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि उसे बीजेपी को हराना है या फिर उसे एक तरीके से उसका काम विपक्ष को जिताना है, तो विपक्ष हर वक्त जिन कठुआ की उस लड़की का, जिसका
भीषण और बहुत ही क्रूर तरीके से बलात्कार और हत्या हुई, उसके लिए उसके हत्यारों के लिए मार्च निकालने वाले व्यक्ति अगर बिना किसी बहुत ही सहजता के साथ अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कहती है कि हम सेक्युलरिज्म के पुरोधा हैं, अगर वो ज्वाइन कर पा रही है तो ये आपकी नैतिकता पर भी सवाल उठाता है और आपको वोट देने वाले वोटर के इंटेलिजेंस को भी क्वेश्चन करता है। अभी यही सवाल इससे जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि देखिए विपक्ष की, जहां केंद्र में विपक्षी दल है वहां उनकी सरकार है शिमला में, 2 घटनाएं बैक टू बैक आती हैं। एक मोब जो है वो याद दिला देती है 1992 वाला हाल कि तोड़ने के लिए जा रही हो, वहाँ पर झड़प हो जाती है पुलिस से। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं और वो भी उन राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या दर्शाती हैं? मैं इस पर, क्योंकि इस केस को मैंने बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो नहीं किया, तो मैं इस पर शायद टिप्पणी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एक जनरल बात आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी बहुत मुखर रूप से जो बातें कहती है उसका विरोध कांग्रेस मुखर रूप से नहीं कर पाती है, और यही चीज़ कांग्रेस को और बाकी विपक्षी दलों को, जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो खुलकर इस राजनीति का विरोध करते हैं, जैसे मनोज झा हो गए और भी तमाम ऐसे नेता हैं, लेकिन जब तक विपक्ष इस चीज़ की क्लैरिटी अपने दिमाग में नहीं लाएगी, मुझे नहीं लगता है कि समाज का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए वोट करता है कि वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा सके। ये सच्चाई नहीं है। आप आमतौर पर लोगों के अलग मसाइल हैं, मसले हैं, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी, जो कॉमन हैं। पर दिखाया ये जाता है कि मुस्लिम की चूड़ी टाइट है, हाँ, इसलिए वोट दिया जा रहा है। तो आप जब तक इस बात पर आप भरोसा करते रहेंगे तब तक आप खुद की राजनीति कर नहीं पाएंगे, और वो आप हमेशा कायरता की और बुज़दिली की राजनीति करेंगे, और जिसका यही एक रिज़ल्ट हो सकता है कि आप चाहे कोई भी पार्टी पावर में रहे, लेकिन आपका समाज हमेशा उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आपको असमानता दिखेगी, आपको हिंसा दिखेगी, और आपको एक तरीके का भेदभाव दिखेगा अल्पसंख्यकों और ख़ासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।